हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वाइड सॉलिड स्टेट के अंदर लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं इसमें टाइप ऑफ वाइड के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं लीनियर वाइड। क्या बोलते हैं? लीनियर वाइड। इसमें क्या होता है कि जो एटम मॉलिक्यूल्स आयन अरेंज होते हैं वो लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, और अगर लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उसके बीच में गैपिंग कुछ होती होगी। अगर गैपिंग है तो वहाँ पे मान लो छोटा एटम मैं रखूँ, इमेजिन करूँ, तो उस एटम को कितने एटम टच कर रहा होगा? एक इस लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, यानी दो एटम टच कर रहे होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। ये तो आप याद ही कर सकते हो यार कि जो लीनियर वाइड होगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। और यही बोर्ड में पूछता है कि लीनियर वाइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा? 2। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड क्या है? ट्राईएंगुलर वाइड। ट्राईएंगुलर वाइड में क्या है? 3 एटम है, अब इसके बीच में जो खाली एम्प्टी प्लेस है इसमें अगर छोटा एटम रखूँ तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एटम इसको टच कर रहे हैं। ये हो गया आपका वाइड खाली जगह, जिसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। क्योंकि इस खाली जगह में अगर मैं किसी एटम को रखूँ तो एटम को रखने के बाद इसको 3 एटम टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो ट्राईएंगुलर वाइड में ये जो छोटा एटम है इसका रेडियस कुछ होता होगा, ये लार्ज एटम है इसका भी रेडियस कुछ होता होगा। इन दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा वो आप फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने कहा कि अब इसके रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? ट्रायंगुलर वाइड। देखो ट्रायंगुलर वाइड है ये। अब इसमें क्या है तुम्हारा? ये सब एटम है और ये बीच में खाली जगह जहाँ वहाँ पे कहाँ एटम है। इस छोटे वाले एटम का रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले एटम का रेडियस कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर। अब सुनो, यहाँ पे ये पूरा कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी आर, ये भी आर, ये सब आर है। यदि सब आर है इसके मतलब ये पूरा लेंथ इक्वल है, मतलब इनकी साइड सब क्या है? इक्वल। और इक्वल अगर साइड है तो ट्रेंगल है, और ट्रेंगल है और इक्वल साइड है तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है। मतलब ये जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा ट्रेंगल है? इक्विलेटरल ट्रेंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो पूरा कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। अगर इसके बीच में से आधा कैंसिल करूँ तो कितना होगा? 30 डिग्री बनेगा। अगर इसके हाफ डिवाइड करूँ तो कितना डिग्री पे डिवाइड होगा? 30 डिग्री पे डिवाइड होगा। अब इसके मतलब ये वाला ट्रेंगल लेने जा रहा हूँ, मान लो सपोज इसका नाम ZHS ले रहा हूँ। ठीक, इस ट्रेंगल में देखो जिस में मान लो, अगर मैं कहूँ cos 30 cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला पड़े हो गए बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? R का R, हाइपोटेन्यूज कितना है? कैपिटल R स्मॉल r, दोनों को जोड़ दो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा इक्वल टू R बाई R प्लस R। ओके, अब देख cos 30 का मान 3/2 ये होता है, ये R बाई R प्लस R। इसको उल्टा कर दो। उल्टा क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि ये R जो है ना ऊपर आने के बाद इसके लिए कट जाएगा। ठीक करके दिखाता हूँ। देख, इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा होगा, इधर साइड को उल्टा करेंगे ना तो ये भी उल्टा होगा। देखो हो गया। अब क्या होगा? ये R इसके लिए भी और इसके लिए भी, देखो दोनों के लिए क्या था? R बाई R कैंसिल आउट, 1 प्लस R बाई R बचा, और ये तुम्हारा ये था। ठीक, अब सुनो, यहाँ पे जो ये 1 है इसको 1 को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कर दिया, करा तो इतना हुआ R बाई R। हमको R बाई R रेशियो चाहिए। अब LCM ले लो, 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 3, समझदार हो, LCM लेना आता ही होगा। ठीक, अब देख 2 माइनस रूट 3 का मान 1.732, यही होता है 1.732 इसका मान होता है। यहाँ भी 1.732, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.155। यानी ट्रेंगुलर वाइड के अंदर जो रेडियस रेशियो होगा इस छोटे वाले एटम का और बड़े वाले एटम का जो रेडियस रेशियो होगा वो कितना होगा? 0.155। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। ट्रायंगुलर वाइड के लिए बताओ रेडियस रेशियो कितना होगा? 0.155। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है? टेट्राहेड्रल वाइड। अब टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है? तो टेट्राहेड्रल वाइड में जो एंगल बनता है एटम के बीच में होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाता है। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है? एक एटम को 4 एटम टच करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। ये आपको याद करना होगा, याद कर लेना। इसका रेडियस रेशियो 3D में है तो आप नहीं निकाले हैं, बट इसका रेडियस याद करना 0.225, 0.225 R बाई R, 0.225। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कितना डिग्री बनाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। आप देखो सेकंड, ये क्या है? नेक्स्ट क्या है? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है? जो सेंटर होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर से भी टच कर रहा होगा, नीचे से भी चारों टच कर रहे होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। रेडियस रेशियो कितना होगा? 0.414। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी कई बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्यूबिकल वाइड। क्यूबिकल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बॉडी सेंटर होता है ऊपर से 4 और नीचे से भी 4, कितना हो गया? सिंपल फंडा है 8 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर।
और इसका रेडियस 0.732, ये भी बोर्ड में आया है, ठीक है, इसको भी रिमेंबर कर लेना। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, राइट इट। नेक्स्ट आगे, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट पॉइंट डिफेक्ट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। अब पॉइंट डिफेक्ट ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ा डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है इसमें कितने डिफेक्ट होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब ये जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें अलग अलग हम पढ़ेंगे। पहले स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करता हूँ। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक इज मेंटेन्ड। इस इफेक्ट में जब ऐसा पॉइंट डिफेक्ट होता है जिसमें हमें उसमें जो पॉइंट डिफेक्ट होता है उसको मेंटेन करना होता है। कैसे, देखो बता रहा हूँ। स्टाइकियोमेट्रिक इसमें मेंटेन करना होता है, कैसे देखिए आप। सबसे पहला है डिफेक्ट जिसका नाम है शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या नाम है, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, अच्छे समझना। शॉर्ट की डिफेक्ट समझ जाओगे तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, बोथ केटाइन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर लेटिस साइट मेंटेनिंग स्टाइकियोमेट्री एज वेल एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। मतलब क्या समझे, ये समझे कि इसमें क्या होता है कि एक क्रिस्टल बना है, मान लो NaCl का एक क्रिस्टल बना है। उस क्रिस्टल में Na+Cl- 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 इस तरह का अटैच होगा। अब उसमें से अगर एक Na और एक Cl निकल गया कंप्लीट रूप से, तो जब एक Na निकला और एक Cl निकला तो दोनों न्यूट्रल हो गए। जब निकले तो क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था तो न्यूट्रलिटी आ गई ना यहाँ पे, तो वही यहाँ पे न्यूट्रलिटी लिखा है। और जब वो दोनों निकल गए और न्यूट्रल के फॉर्म में निकल गए, इसलिए स्टाइकियोमेट्रिक हुआ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब वो दोनों निकल गए तो खाली जगह हुआ। तो इस तरह में क्या हुआ कि जब दोनों बाहर निकल गए क्रिस्टल से तो उसका मास कम हो गया। मास क्या हो गया, कम, तो डेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। और जब वो दोनों निकल गए, दोनों के दोनों केटाइन और एक एनायन, तो दोनों एक साथ निकल रहे हैं, 1:1 में निकल रहे हैं। इसीलिए इस तरह के डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। यानी ऐसा डिफेक्ट जिसमें अगर 2 केटाइन निकले तो 2 एनायन निकले, 10 केटाइन निकले तो 10 एनायन निकले। मतलब जितना केटाइन नंबर ऑफ केटाइन निकले उतना ही नंबर ऑफ एनायन अगर उसमें से निकल जाए तो एक तरह का डिफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। वहाँ पे से निकल रहा है तो वाइड हो जा रहा है, खाली जगह वहाँ पे आ रहा है तो एक डिफेक्ट हो गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, NaCl, KCl, इधर मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर बना करके। अभी मैंने कहा था कि NaCl, अब NaCl एग्जाम्पल लेना शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर। देखो ये एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस है, ठीक, क्रिस्टल लेटिस है आपका, ठीक। रेगुलर लेटिस साइट इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेगुलर लेटिस साइट। अब देखो इस रेगुलर लेटिस साइट में ये Na+Cl- इस तरह का अरेंज बना होगा। अब ये इस तरह से अरेंज करके बना है। अब ये इस तरह से अरेंज करके बना है तो इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये Cl- Na+ निकाल दो, इसमें से देखो जितना Cl निकला उतना ही Na निकला, दोनों निकल गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाइट, यहाँ पे खाली जगह आ गया। अब यहाँ भी खाली जगह आया और यहाँ भी, यानी एक केटाइन की जगह पे खाली हो गया, एक एनायन की जगह पे खाली हो गया। और दोनों जब निकल गए तो यहाँ पे दोनों निकले तो न्यूट्रल हो गए क्योंकि Na+Cl-, और ये किस रेशियो में, 1:1 में निकले और ये न्यूट्रलिटी को शो कर रहे हैं, ठीक, पहला नंबर। नेक्स्ट, जब ये दोनों निकल गए तो यहाँ पे मास की कमी हो गई। पहले जो मास था इसका क्रिस्टल का वो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो निकल गए तो यहाँ पे तो खाली जगह हो गया ना, तो फिर यहाँ का मास तो कम हो गया ना, तो ये मास कम हो गया। मास कम हो तो डेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। यानी एक चीज़ याद रखना कि शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जितना केटाइन इसमें से निकलेगा उतना ही एनायन रिमूव हो जाएगा और इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। बिकॉज मास क्या होगा, कम होगा। जब मास कम होगा तो सिंपल फंडा डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, इतना समझ चुके होंगे। इसी डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट आगे क्या है, नेक्स्ट है फ्रैंकेल डिफेक्ट। सेकंड है फ्रैंकेल डिफेक्ट। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, तो स्मॉलर आयन एटम occupies interstitial site after leaving its regular sites। मीन्स अभी मैंने कहा था कि इसे बोलते हैं रेगुलर साइट। क्या बोलते हैं, रेगुलर साइट। अब इस रेगुलर साइट के ये जो बीच में खाली जगह आप देख रहे हो, इसी खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब ये रेगुलर साइट से इसमें से एक एटम आयन, स्मॉल बोला है यहाँ, स्मॉलर आयन एटम, या तो एटम हो सकता है या तो आयन हो सकता है, यहाँ से निकल के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ तो खाली जगह हो जाएगा और यहाँ पे एटम आ गया। और जब एटम यहाँ पे आ गया
इसका मतलब इसका मास तो कम हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो एटम आयन कुछ भी है वो उसके अंदर ही है, इस पूरे लेटिस के अंदर ही है। इसके पहले वाले में शॉर्ट की में क्या होता था, बाहर निकल जाते थे दोनों और न्यूट्रलिटी शो करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये पूरा का पूरा इसके लेटिस साइड इसमें आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा। देखो नीचे दिखाया हूँ, देखो यहाँ से निकल के इंटरस्टिशियल साइड में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे खाली जगह हो गया, खाली जगह हुआ, बट इसका मास में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर ही है, क्रिस्टल के अंदर। इसके बाहर तो गया नहीं, अगर बाहर गया होता तब इसके मास में डिफेक्ट पड़ता तो इसकी डेंसिटी में डिफेक्ट पड़ता। अब मैं कहूँ क्या इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ये बस याद रखना। यानी फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट होती है और उसमें तुम्हारा जो आयन मॉलिक्यूल ये सब एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, न कि बाहर जाते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आपका है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा थर्ड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, व्हेन एनी एक्सटर्नल एलिमेंट कम्स इनटू, एनी एक्सटर्नल एलिमेंट या आयंस कम्स इनटू इंटरस्टिशियल साइट, देन डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मान लो अगर ये तुम्हारा क्या है, एक क्रिस्टल है, रेगुलर लेटिसाइट है। अब इस रेगुलर लेटिसाइट में ये जो खाली जगह है इसको हम बोले थे इंटरस्टिशियल साइट। अगर कोई बाहर से एनायन, कैटायन या एटम्स एलिमेंट्स इसके बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया, अब बीच में आएगा तो सिंपल फंडा है, इसका मास बढ़ जाएगा। जब इसका मास बढ़ जाएगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मीन्स इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इस तरह के डिफेक्ट को हम नाम देंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी अब कोई तुमसे पूछे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है तो कहोगे एक रेगुलर साइट है, ठीक, रेगुलर लेटिसाइट। इस रेगुलर लेटिसाइट में जो इंटरस्टिशियल साइट है, ये जो खाली जगह, यहाँ पर बाहर से कोई एटम मॉलिक्यूल आयन आ गया तो इसका डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसका मास बढ़ जाएगा, और इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट आगे क्या है, नेक्स्ट नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अभी तक ये जो 3 था ये सब था स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, अब है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आपका आता है पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट या कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। अब ये क्या होता है, तो एनायन आर मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइट्स, यानी रेगुलर साइट्स में से एनायन मिस कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ठीक, रेगुलर साइट, एंड वैकेंट स्पेस आर जनरेट, और वहाँ पे वैकेंट स्पेस जनरेट कर देगा। मीन्स जो रेगुलर साइट था उसमें से एनायन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और वहाँ पे रेगुलर साइट में तुम्हारा वैकेंट स्पेस जनरेट कर देगा, ठीक। अब जब जनरेट करेगा तो यहाँ पे देखने के लिए इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, और वह जो जगह खाली होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कवर कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आने के कारण उस वाले पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, नाम देंगे एफ सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एफ सेंटर बोर्ड में कई बार आया है और आ भी सकता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए कोई पूछे एफ सेंटर क्या होता है, तो एक रेगुलर साइट है, उस रेगुलर साइट में से एक एनायन निकलेगा, और निकलने के बाद वहाँ पे जहाँ वैकेंट होगा वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, या इलेक्ट्रॉन वहाँ पे छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उस प्लेस को हम बोलेंगे एफ सेंटर। जैसे एग्जांपल ZnO, जिंक ऑक्साइड। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जांपल। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो 2 पार्ट में टूटता है, एक Zn2+ एक O2-। अब बात करते हैं कि अगर ये ZnO है, जिंक ऑक्साइड, ये किस कलर का होता है, तो इनिशियली ये वाइट कलर का होता है। अब जब इसका क्रिस्टल बनाता है तो क्रिस्टल इस तरह का बनाता है, रेगुलर साइट Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, इस तरह का। अगर ये इस तरह बनाता है तो इसमें होता क्या है कि जो एनायन है, ये एनायन इसमें से निकलेगा। कब निकलेगा, जब इसको हम स्लाइटली हीट करेंगे। जब इसको स्लाइटली हम हीट करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन इसमें से रिमूव होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ऑक्सीजन जब रिमूव होगा तो O2- बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इसमें से निकल रहा है, ऐसे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं, 8 होते हैं, 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और यहाँ पे क्या बना लिया, O2-, ठीक। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये छोड़ेगा। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये क्या हो, यहाँ से बाहर निकल गया, तो इस प्लेस को हम नाम देंगे क्या, एफ सेंटर। अब इसको मैं अभी 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इसको मैं इधर दिखाया हूँ, अभी देखो बताता हूँ। अभी मैंने कहा यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, अब इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए।
अब इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को बचने के कारण इस पूरे पॉइंट को हम क्या बोले, एफ सेंटर नाम दिए। ठीक, अब यह आपका एफ सेंटर हो गया। अगर ये नहीं निकलते तो यहाँ एफ सेंटर नहीं बनता। अब देखो नेक्स्ट, ZnO कैसा होता है, वाइट होता है। जैसे आफ्टर हीट के बाद होता क्या है कि ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ ZnO जो होता है ये वाइट से येलो में कन्वर्ट होता है, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एफ सेंटर क्रिएट हो रहा है। अगर एफ सेंटर क्रिएट ना हो तो ऐसा नहीं होगा। एफ सेंटर के कारण ये जो वाइट कलर का था ये किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। अच्छा, कलर चेंज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल से हायर लेवल में जाते हैं, और हायर से जैसे लोअर में आते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जब एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो तुम्हारा रेडिएशन के फॉर्म में होता है और वो कलर की तरह दिखता है, और वही कलर ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर ये इसमें से बाहर नहीं निकलता तो इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट नहीं होने के कारण इसका कलर चेंज नहीं होता। जब मैंने इसको हीट किया तो इसमें से ऑक्सीजन निकला, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एफ सेंटर बोले उसको, और इसके कारण इसकी कलर क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी वाइट से किस में कन्वर्ट हो गया, येलो में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्या आपका, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है? तो सम कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइट। मीन्स कुछ कैटायन ऐसे होंगे जो रेगुलर साइड से क्या होंगे, मिस कर जाएंगे, और अगर वो मिस कर गए, वहाँ से हट गए, तो उसकी न्यूट्रलिटी को कंप्लीट करने के लिए जो उसके साथ वाले आयंस होंगे, कैटायंस होंगे, वो सब क्या करेंगे, वो सब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हायर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कवर कर लेंगे, ताकि वो जो उसमें से निकला है वो कवर हो सके। ठीक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है टू मेंटेन न्यूट्रलिटी सम मेटल कैटायन रेगुलर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स यहाँ पे क्या रिक्वायर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स मान लो यहाँ Fe2+Fe2+Fe2+Fe2+ है, इसमें से ये Fe2+ निकला तो यहाँ पे तो कोई आयन अब नहीं बचा, एम्प्टी प्लेस हो गया, मतलब वॉइड क्रिएट हो गया। अब यहाँ वॉइड क्रिएट हुआ तो यहाँ से कितना प्लस निकला है, 2+। अच्छा, Fe जो होता है इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक Fe2+ और एक Fe3+। एक होता है Fe2+ और एक होता है Fe3+। ये जो Fe3+ होता है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ये जो होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो Fe2+ जो दोनों देख रहे हो, ये दोनों के दोनों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे, और जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे वैसे इसकी न्यूट्रलिटी कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स मान लो इसके पास 2 था, इन तीनों को मिलाकर कितने प्लस थे, 6 प्लस थे। तो यहाँ पे मान लो ये चला गया, तो अब कितने प्लस बच गए, 4। और जैसे ये Fe3+ में आया AB, तो बताओ टोटल कितने हो गए, 6। यानी यहाँ पहले भी तीनों को मिला के 6 था, अब इन दोनों को मिला के 6 हो गया। इसका मतलब क्या मालूम चला कि न्यूट्रलिटी कंप्लीट। मीन्स यहाँ पे आपका क्या मालूम चला, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होने के कारण जो ये पहले वर्क कर रहा था वैसा ही वर्क अब भी करेगा, भले यहाँ एम्प्टी प्लेस आ गया। ठीक, ये था आपका डिफेक्ट, इसे बोलते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका पूरा डिफेक्ट खत्म। ठीक, इतना ही था। नेक्स्ट अब आगे वीडियो बनेगा।